अनूप सांडा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। इस तरह की बातें जब होती हैं, मदरसों को लेकर जब उनके सरकारीकरण की बात की जाती है, मुस्लिम समुदाय को के युवाओं को, उनके बच्चों को जो शिक्षा जिस तरह से दी जा रही है उसमें बेहतर एक स्ट्रक्चर बने, उस पर जब बात होती है तो फिर ये सियासी हाय तौबा क्यों मचने लगती है सर? पहली बात ये उठती है कि जो बोलने वाला व्यक्ति है जी उसकी नीयत क्या है। अभी श्री महेश वर्मा जी ने जितने अच्छे तरीके से हेमंत बिश्व शर्मा जी का बचाव किया, उतने अच्छे ढंग से शायद स्वयं हेमंत बिश्व शर्मा जी भी न कर पाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा की विशेषता यह है कि ये कई मुंह से बोलने वाले लोग हैं। एक मुंह कहता है कि हम देश के बहुत से गांव में, जिलों में जहाँ मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं वहां मुस्लिम मित्र बनाएंगे, नरेंद्र मोदी जी के लिए मोदी मित्र बनाएंगे। एक मुंह कहता है कि साहब सारे मुसलमान भारतीय हैं और हम मानते हैं और क्या क्या बोलते हैं। और एक मुंह हेमंत बिश्व शर्मा जी जैसा भी है कि जो कहता है कि साहब मैं एक सवाल ये करना चाहता हूं, कोई भी किसी भी स्थान से, वो विद्यालय हो, वो मदरसा हो, वो कोई धार्मिक स्थल हो, वो कोई व्यापारिक स्थल हो, वहां से अगर गैर कानूनी और देश विरोधी गतिविधियां चल रही तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने से आपको कौन रोकता है? आप स्वतः ही सवाल करते हैं और स्वतः ही जवाब देते हैं भाजपा के लोग। दूसरा सवाल मुझे ये बताएं कि पिछले दिनों कई बार ऐसी चीजें आई हैं कि इस देश में गोडसेवाद की भी एक विचारधारा है, जिन्होंने महात्मा गांधी के पुतले खड़े करके उनकी हत्या के 20 साल बाद, 80 साल बाद भी, 75 साल बाद भी उसके ऊपर गोली चलाते हैं। तो वो नफरत उन्होंने किसी मदरसे से सीखी थी क्या? जो तमाम अपने को धार्मिक नेता कहने वाले और बहुत देशभक्ति की हामी भरने वाले, देशभक्ति का दावा करने वाले, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश से पिछले साल एक खबर समाचार आया था कि गांधी जी के पुतले पर गोली चलाने का अभ्यास करती हुई कोई नेत्री की तस्वीरें आई थी। वो किस मदरसे से वो नफरत उन्होंने सीखी थी? मैं श्री पंकज कुमार जी ने और जो आलोक पांडे जी ने कहा उससे मैं काफी हद तक सहमत हूं। ये जो एक वर्ग विशेष, एक धर्म विशेष के प्रति घृणा पैदा करने की नियत से भारतीय जनता पार्टी के नेता द्व्यर्थी संवाद बोल करके जहर पैदा करना चाह रहे हैं, ये देश के लिए बड़ा खतरनाक। ये प्रश्न इस बात का नहीं है कि राजनीति इस पे हो रही कि नहीं हो रही, ये देश के लिए बड़ा खतरनाक। कौन इस बात को कहे से इनकार करेगा कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले जी, वो किसी भी समुदाय के हों, किसी भी धर्म के हों? कौन इससे इनकार करेगा कि देश का हर नौजवान रोजगार पाले? लेकिन मैं पूछना चाहता हूं हेमंत बिश्व शर्मा जी से भी और भाजपा के प्रवक्ता महोदय से भी कि इस देश में बेरोजगारी जिस बुरी तरीके से बढ़ रही है, वो खाली मदरसे में पढ़े हुए छात्र ही बेरोजगार है क्या? विश्वविद्यालयों में पढ़े हुए, तमाम तकनीकी संस्थानों में पढ़े हुए छात्रों और बहुत से प्रतिभाशाली बच्चे बेरोजगार आज नहीं घूम रहे हैं क्या? सरकार की नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित हो। आप उसकी बात नहीं करते, आप कह रहे साहब हम मदरसे बंद कर देंगे इसलिए कि साहब बड़ा आधुनिकीकरण कर देंगे। यह फिजूल की बात है और इसके पीछे सिर्फ एक लक्ष्य है कि 2024 आते आते इस देश की राजनीति को सांप्रदायिक जहर खुरानी करके कैसे हिंदू और मुसलमान में बांटना है जी, और देशभक्ति का पाखंड करके इस देश के भोले भाले नागरिकों की जो भारत देश के प्रति आस्था है, उस आस्था का शोषण करके सत्ता कैसे पानी है, ये पूरा पाखंड भारतीय जनता पार्टी का है। हेमंत बिश्व शर्मा जी जो बयान दे रहे थे, अगर मान लीजिए मदरसे के बारे में था तो फिर वो और आगे क्यों पहुंच गए? और भी उन्होंने कई चीजें कही, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। एक मुख्यमंत्री अगर देश के महत्वपूर्ण प्रांत का मुख्यमंत्री इस तरीके का भाषण देगा तो इस देश की राजनीति में कोई गरिमा बचेगी क्या? भाजपा वालों को देश की गरिमा का बड़ा ख्याल रहता है और देश का मुख्यमंत्री अगर इस तरीके से सामान्यीकरण करके एक बड़े प्रांत का मुख्यमंत्री इस तरीके की भाषा बोलेगा तो क्या उस पर इस देश के लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए?
भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो विचारधारा है, जी वो विचारधारा ही मूलतः लेकिन आपने अल्पसंख्यक विरोधी है। और मैं सिर्फ अनूप मुस्लिम जी की बात नहीं कर आपने रहा कहा हूं। कि देखिए द्व्यर्थी बात कर दी है, लेकिन यहां पर हाँ, सवाल ये बिल्कुल उठ सर। रहा है शिक्षा को लेकर। अगर वो कह रहे हैं, या तो बात शिक्षा की हो रही है ना सर, वो कह रहे हैं शिक्षा के बुनियादी स्तर को बढ़ाया जा रहा है। अब ठीक है, आप कह रहे हैं देखिए द्व्यर्थी बात है, सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ाने की कोशिश हो रही है। अरे भाई आप भी कह दीजिए हाँ ठीक है, बढ़ाइए, बेहतर कीजिए व्यवस्था को, तो नहीं होगा वो। देखिए, ऐसा है कि हम भाजपा की जबान अपने मुंह में थोड़ी ना रखेंगे। हमसे आप नफरत बुलवाना चाहेंगे तो हम नफरत नहीं बोलेंगे। आप अगर ये समझे, आपसे मेरा मतलब भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार अगर ये समझे कि उसके राजनीतिक पाखंड को देश में समझने वाले लोग नहीं, तो उसकी गलतफहमी है। जी मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको आधुनिकीकरण करने से कौन रोक रहा, ठीक है। चीजों को बेहतर करने से कौन रोक रहा। उसके लिए अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता मित्र नहीं और तमाम हमारे जो और साथी इस पर चर्चा में बैठे हैं, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। मैं कहता हूं कि अगर संविधान के माध्यम से कोई अधिकार आपको प्राप्त हो गया है, किसी ठीक है सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैं लौट रहा हूं। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पंकज जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं सर, मैं आ रहा हूं जी, बोले सर। अनूप जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि दारुल देवबंद की स्थापना 1866 में हुई थी और इसका ताल्लुक वहाबी संप्रदाय से है, ये आपको पता होगा। और इस संप्रदाय की शुरुआत इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने की थी। अब सवाल ये उठता है कि भारत में वहाबी विचारधारा की शुरुआत शाह वलीउल्लाह ने देहलवी ने की थी, जिनका मकसद था दारुल हरब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना। मैं खुद आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिसका प्रेमाइस, मतलब जो आधार किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये हो कि ठीक है इस्लाम में आप सुधार करिए, मॉडर्नाइजेशन करिए, ये वेलकम स्टेप है, लेकिन जिसका आधार ही हो कि दारुल हरब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना है, तो क्या ऐसे संस्थाओं के सोच में परिवर्तन नहीं लाना चाहिए? क्या ऐसा कोई उपाय नहीं किया जाना चाहिए जिससे उनको मॉडर्नाइज किया जा सके? आपने गोडसे की बात कही, वो बड़ी अच्छी बात है, वो हमें भी सुनाई दिया। ये एक्सट्रीमिस्ट चाहे इधर हो चाहे उधर हो, वो वेलकम नहीं है। लेकिन क्या आप लोग कभी इस तरह की बात करते हैं कि जिस फाउंडेशन पे आपका पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है वो नए पौधे को किस ओर लेके जाएगा? आप कभी इस तरह की बात नहीं करते, और क्यों नहीं करते? साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान के एक बड़े नोन टेररिस्ट हैं फजरुल रहमान, जिनका संबंध कई ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रहा है। उसको लेकर के दारुल देवबंदी का क्या ख्याल है, विचारात है, वो आपको पता होगा। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि ऐसे लोगों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखना, उनको स्वागत करना, उनको महिमांडित करना, क्या ये सही सोच विचार है? क्या अगर इसको परिवर्तन करने के लिए कोई भी सरकार स्टेप उठाए तो क्या आप समर्थन करेंगे? और समर्थन करने की बात तो दूर, क्या आपके तरफ से ऐसे विचार क्यों नहीं आते? क्योंकि मैं इसके साथ एक सवाल जोड़ूंगा, क्योंकि 1844 में अंग्रेजों ने ही ये शुरुआत कर दी थी कि कैसे धार्मिक चीजों को और नए चीजों को, मॉडर्न एजुकेशन को मदरसे में सेग्रीगेट किया जाए, सेपरेट किया जा सके। आपकी बात हो गई जी। मैं समझ नहीं पाया कि जो विद्वान बोल रहे थे उनका नाम क्या था। जी पंकज कुमार जी ने बात कही और सवाल भी रखा, एग्जीक्यूटिव एडिटर सर। पंकज जी, मेरा ये इस पे है, मेरा ये इस बात पे कहना है जी कि प्रश्न इस बात का है कि क्या देश का संविधान इसकी इजाजत दे रहा है या नहीं दे रहा है? क्या हमारे कानून में मदरसे चलाने का अधिकार उनको प्राप्त है या नहीं प्राप्त? क्या आपने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में भी अभियान चले और साहब ये कहा कि अवैध मदरसे बंद कर दिए जाएंगे और क्या क्या हुआ? आप भारत का, अगर आपको इतना ज्यादा परेशानी है, ऐसा लगता है, तो देश की संसद में एक प्रस्ताव लाए भाजपा, अपनी असलियत तो खोले। ये बोले, लेकिन एक मुख्यमंत्री एक मीटिंग में खड़ा होकर के बोलने लगे
मैंने फिर वही जो आपने कहा वो सामान्यकरण आपने भी करने का काम किया। ये चीजों को इस तरीके से जनरलाइज नहीं किया जाना चाहिए। जैसा आपने उदाहरण दिया कि ठीक है क्या आदर्श थे क्या थे, मैं ईमानदारी स्वीकार कर रहा हूँ, उतनी बारीकी से मैंने उसको नहीं पढ़ा हुआ है जो आपने बताया, लेकिन मैं उसके साथ ही सवाल करना चाहता हूं कि क्या भारत के संविधान, भारत में कानून या जो मदरसा अधिनियम है, जो कुछ भी कानून है, उनके अंतर्गत वो वैध रूप से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? अगर माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी को इससे बड़ी परेशानी है तो उनको जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट जाकर के साफ करवा दें, और भाजपा की सरकार है तो भाजपा संसद में उसके ऊपर बहस कराए, प्रस्ताव लाए, संविधान में संशोधन कराने की बात करें। लेकिन अगर आप कर्नाटक की मीटिंग में जाकर के आसाम में मदरसे बंद करने को जस्टिफाई करेंगे और कहेंगे कि मैं सब बंद कर दूंगा जी, तो फिर उस बात को हम कैसे जायज कह देंगे? लेकिन अनूप जी, आप संविधान की बात कह रहे हैं, सवाल तो यह भी उठेगा ना कि संविधान की आड़ लेकर या उसके पीछे छुपकर क्या आतंकी गतिविधियों को या फिर ऐसे तत्वों को संरक्षण दिया जा सकता है क्या? जी, आपने पहले चक्र में जो मैंने बात कही आपने ध्यान से सुनी नहीं। मैंने प्रथम वाक्य ही बोला था कि कोई भी शैक्षणिक, धार्मिक, व्यावसायिक संस्थान अगर देश विरोधी गतिविधियों में या संविधान विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है जी, तो उसके खिलाफ बराबर से कार्रवाई होनी चाहिए। इससे किसका विरोध है? हम कहाँ कह रहे हैं कि किसी को आप भारत देश के साथ गद्दारी करने की इजाजत दे दी, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि अगर आप गोडसेवादियों को गांधी के पुतले पे गोली चलाने की बात का सामान्यकरण के कहेंगे हाँ मैं उसकी भी निंदा कर रहा हूं, और इसके बारे में आप बोलेंगे कि नहीं साहब ये तो अब अगर नहीं बंद हो जाएंगे तो भारत देश को खतरा हो जाएगा, तो ये मुझे स्वीकार नहीं है। मैं इस पे अपना प्रतिवाद दर्ज कराऊंगा। ठीक है। और मेरा ये मानना है जी कि भारत की राजनीति का आज की तारीख में सबसे बड़ा परेशानी है कि वो पार्टी इस देश की सत्ता में बैठी है जो चीजों को तोड़ने मरोड़ने में, बातों को बदलने में और बड़ी चतुराई के साथ लोगों की धार्मिक आस्था का और राष्ट्र प्रेम का अपने स्वयं के हित के लिए, अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा के हित के लिए इस्तेमाल करने में बहुत एक्सपर्ट है जी, और ये वही उसी दिशा में काम हो रहा है। वरना मैं ये पूछना चाहता हूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी अगर कोई काम कर रहे थे तो इसको वहां के कर्नाटक के ठीक चुनाव के पहले किसी रैली में ऐलान करने की और बताने का क्या प्रासंगिकता थी? हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, कोई भारत के प्रधानमंत्री तो है नहीं कि बोलते कि मैंने पूरे भारत में कानून लागू कर दिया। यानी उन्होंने एक भाजपा के बड़े नेता के तौर पे ये बात कही। तो इस बात का सामान्यीकरण करके कि सारे मदरसे बंद हो जाने चाहिए, इस बात को कहना मेरी दृष्टि में पूरी तरीके से इस देश की राजनीति में सांप्रदायिक जहर खुरानी करने की शुरुआत है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इस काम में भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से लगी हुई। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी जी, तब से ही हिंदू धर्म, सनातन धर्म की रक्षा के नाम पर इंटेंट की बात और वो जो सवाल उठ रहा है सर महेश वर्मा जी, वो पहले ही पंकज जी ने भी उठा दिया था। इंटेंट को लेकर तो सवाल उठेगा सर जी। नहीं, मैं महेश वर्मा जी आपकी बात का जवाब भी देना चाह रहे थे। इंटेंट को लेकर मैं उनसे सवाल भी पूछ रहा हूँ। महेश वर्मा जी। नहीं, आप नहीं, स्वाभाविक रूप से जो चीज यहाँ आज जो सवाल उठे हैं उसका जवाब भी मिलना चाहिए लोगों को, और अच्छे से मिलना चाहिए जी। सवाल है कि हमारे जो सपा के मित्र हैं जो आज कहीं गोडसे से कहीं हमें रिलेट कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ भविष्य जी कि इस देश में भारत माता को गाली देने वाला व्यक्ति जिसने कहा कि भारत माता डायन है, वो किस मदरसे से पढ़ा था और उसको समर्थन करने वाली पार्टी का नाम क्या है, ये बताएंगे? ये आपके दर्शकों को पता चलना चाहिए। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस देश में क्या हो सकती है कि ऐसे बोल के बावजूद भी वो आदमी समाजवादी पार्टी का सांसद बना, उसकी लानत मलानत करने के बजाय उसको आरती उतारी गई। जो आज अपराधी घोषित है, जो जेल में बंद है, उस आदमी का नाम है आजम खान। तो मैं ये मान लूं कि आज समाजवादी पार्टी जो है ऐसे लोगों को पोषित करने वाली पार्टी बनी हुई है। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं उसके वाहक के रूप में जानी जाएगी। नहीं, मैं ऐसी चीजों को हम नहीं मानते। आजम खान का वो अपना व्यक्तिगत सोच हो सकता है, जिस सोच में वो पले बढ़े उसका वो नतीजा हो सकता है। अब रही बात कि हमारे मित्र जो ये बात कर रहे थे
कि इस देश में संविधान कानून, अगर ये मेरे पहले संबोधन को अगर सुने होते तो इनको ये कहने की जरूरत नहीं होती कि हेमंत बिश्व शर्मा जी राजनीतिक कारणों से ये बात नहीं कह रहे। इस देश का जो संविधान है, सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में क्या कहा मित्र, उसको पहले पढ़ो, फिर उसके बाद और राजस्थान सरकार के खिलाफ कहा कि मदरसे जो है उसको किसी भी तरह से शिक्षण केंद्र के रूप में या अध्ययन केंद्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये संविधान अनुमति नहीं देती। एक बात।